नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो एक दिन पहले आपको भी रवाना होना पड़ेगा। ये 2-3 दिन बचे हैं आपके पास। तो वैसे सीटी का ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक तो माइनस मार्किंग हटा दी गई है, और दूसरी बात इसमें जो 40% का क्राइटेरिया था, 40% और 35%, वो भी फिक्स कर दिया। तो आपको 40% के हिसाब से चलना है। वैसे तो पेपर तो सारा ही हल करना ही है, और मुख्य तौर से वो बातें याद रखना, जो 5 ऑप्शन है उसको भूलना मत। उस वो थोड़ा क्या है कि रोल कठिन है, जो पहली बार सीटी दे रहे हैं उनके लिए खास तौर से कहना चाहता हूँ मैं। अब कम समय में आपकी मजबूत तैयारी करने के लिए एक आज हम बहुत बड़ी मैराथन लेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसके हिसाब से हम आज की क्लास लेंगे। क्लास बिल्कुल स्किप मत करना। एक बार क्लास देख लो, और एक बार दूसरे दिन अगले दिन देख लेना। उससे आपकी सारी राजस्थान की हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी। ना तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, ना ही नोट्स बनाना है, कुछ नहीं करना है। जैसा मैं दोहराता हूँ वैसा आपको साथ में साथ दोहराना है। और ऐसी कोई चीज़ हो आपको लगता है कि ये याद नहीं हो रही है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बाद में नोटबुक में उतार सकते हैं, और वो याद हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 बार साथ साथ रिपीट करेंगे तो हो जाती है। वैसे राजस्थान हिस्ट्री ज़्यादा कोई कठिन टॉपिक है भी नहीं। कुछ तो तैयारी आपकी है, और कुछ तैयारी को धार आपकी तैयारी को धार मैं दिलवा दूंगा। तो विश्वास रखिए और अपनी आज की क्लास आराम से देखिए। तो ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं था, तो जैसे मैंने पीडीएफ बना के पीपीटी आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसे आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल। हर बार चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 या 2 सवाल इससे आता ही है। सवाल क्या बनता है, सवाल की भूमिका क्या होती है, वो जरा ध्यान से सुनना। एक तो स्थल कौन सी नदी के किनारे है, खोजकर्ता क्या है, कोई 1-2 ऐसी चीज़ें, विशेष विवरण, वो हम इस नोट से कवर कर लेंगे। ज़्यादा खास पीपीटी आपको अच्छे से सजा के बना नहीं पाया, समय भी कम था। तो आपको इसे पीपीटी से क्या करना है, आपको सवालों से मतलब है और एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। हमें माल ओरिजिनल चाहिए, चाहे दुकान कैसी भी हो, टूटी फूटी चलेगी। तो कालीबंगा सभ्यता है, जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। 1952 में उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर। यह चीज ध्यान रखना भाई, ये हर बार एग्जाम पूछी जाती है। और नदी है सरस्वती नदी या घग्गर नदी। एक चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, कालीबंगा पे मिलते हैं। दूसरी सभ्यता है आहड़। इसका अन्य नाम क्या है, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर या धुलकोट। ये चारों नाम पूछ ले तो ध्यान रखना ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। कौन से जिले में है, उदयपुर में। खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और उत्खनन किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय एक एस.डी. सांकलिया। ये हसमुख लाल सांकलिया है। ये नदी कौन सी है, आहड़ नदी के किनारे। यहाँ ध्यान रखना एक विशेष बात है, काले वे लाल रंग के मर्द बाड मिले हैं और एक तांबे गलाने की भट्टी मिली हुई है। ये आप ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। बागोर सभ्यता कौन से जिले में है, भीलवाड़ा। उत्खनन किसने किया था, वी.एन. मिश्र। नदी कौन सी है, कोठारी नदी। बालाथल कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। उत्खनन करता वी.एन. मिश्र। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीमखा थाना सिक्कर में। उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल। नदी कौन सी है, कांतली। और ताम्र युग सभ्यताओं की जननी, जो भी हाईलाइट है उसको विशेष तौर से देखना। मैं जब भी दूर इधर उधर जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। वापस देखो, गणेश्वर पे नोट लगा लेना, स्पेशली कालीबंगा और गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता जिला कौन सा है, अभी नीम का थाना हो गया, वैसे नीम का थाना हो गया, लेकिन आपको पुराने जिले के हिसाब से पढ़ना है, तहसील है वो नीम का थाना पड़ती है। जिला सिक्कर। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल। नदी कांतली और ताम्र युग सभ्यताओं की जननी। अगली सभ्यता है बैराट। कौन से जिले में, जयपुर। उत्खनन करता दयाराम सानी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ये मौर्यकालीन व बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। 37 मुद्राएं मिली है और बौद्ध स्तूप भी मिला है। और बाबरू का शिलालेख वो भी बैराट में मिला है। बैराट से ये विशेष ध्यान रखना। बैराट से अगर पूछेगा तो ना तो पूछेगा कहाँ पे है, ना ये पूछेगा इसके उत्खनन करता कौन है, आपको यही पूछेगा। इसकी ये विशेष लाइन याद रख लेना। मौर्यकालीन और बौद्ध सभ्यताओं के अवशेष मिले, वो कहाँ से मिले, बैराट से। बैराट कहाँ पे, जयपुर में। उत्खनन करता दयाराम सानी। अगली है रंगमहल। रंगमहल कहाँ पे, ये हनुमानगढ़ में। नगरी या मध्यमिका, ये कहाँ पे, ये चित्तौड़गढ़ में। गिलुंड कहाँ पे, ये राजसमंद में। ये बनास नदी के किनारे है भाई गिलुंड भी। नौ कहाँ है, वो भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे हैं। सुनारी कहाँ पे, ये खेतड़ी झुंझुनू में है। इसमें आपको ये विशेष तौर से नहीं पढ़ना, आपको ये जगह और कहाँ पे स्थित है यही पढ़ना है। विश्वास रखो, सीटी क्लियर कराने की गारंटी मारी है। राजस्थान हिस्ट्री से इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने दूंगा। अब कुछ ऐसे हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, इससे भी 1 या 2 सवाल आता है। ये प्राचीन
राजस्थान की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन में एक तो ये शिलालेख है और दूसरा ये जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं, इनसे कुल मिला के 4 या 3 सवाल बन जाते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं, छोटा सा है। विश्व सभ्यता वाला को मैंने करवाया था, उसमें से आप तो देख लेना, आप भले रिकॉर्ड कर लेना इस चीज़ को, 2 सवाल आपको देखने में मिल जाएंगे। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसे आप करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। तो शिलालेख जो बिजोलिया शिलालेख है, ये कहाँ पे मिला है भाई? बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। इसका लेखक कौन है? गुणभद्र सूरी है, संस्कृत भाषा में है और चौहान शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अगला शिलालेख चिरवे का शिलालेख, ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में है और ये सती प्रथा पे प्रकाश डालता है। ये लाइन याद रखनी है, जो हाईलाइटर है उन्हें विशेष तौर से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये चित्तौड़ में है। राज प्रशस्ति, ये राजसमंद झील है जो राजसमंद में वहाँ पे है। कुंभलगढ़ का शिलालेख कुंभलगढ़ में है। रणकपुर का रणकपुर पाली में। और नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, ये माउंट आबू सिरोही में है। इसमें वैसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज प्रशस्ति में याद रखना, रणछोड़ बड़ द्वारा संस्कृत भाषा में 50 शिलालेख, पत्थर की शिलालेखों पे ये स्थापित है, जो यहाँ पे राजसमंद झील के किनारे। अगला देखिए, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, ये उदयपुर में है। बीकानेर का शिलालेख, ये बीकानेर दुर्ग में। आमेर का शिलालेख जयपुर में है। अर्थुणा के शिव मंदिर प्रसिद्धि, अर्थुणा ध्यान रखना, बांसवाड़ा में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो अर्थुणा आप सिरोही करके आ जाते हो या माउंट आबू करते हो, लेकिन अर्थुणा का शिव मंदिर है, ये शिलालेख मिला है, प्रशस्ति मिली है, ये बांसवाड़ा में मिली है। कणसवा का शिलालेख, ये कणसवा गांव कोटा में है। मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़, ये वही मानमोरी का शिलालेख है जिसे कर्नल टोड अपने साथ ले गया था और जहाज में ज़्यादा वजन होने के कारण उसे समुद्र में फेंक दिया था। ये पूछा जा सकता है भाई कौन सा शिलालेख था जिसने कर्नल टोड ने समुद्र में फेंक दिया, तो वो मानमोरी का शिलालेख था। गोसुंडी का शिलालेख, ये नगरी चित्तौड़ में है भाई। और वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, ये उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे स्थित है। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, शिलालेख और प्राप्ति स्थान। अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख युद्ध। मध्यकालीन इतिहास में जो मेवाड़ के शासकों के युद्ध है विशेष तौर से वो बहुत पूछे जाते हैं, और चौहान के जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे वो पूछ लेना। और जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो आपको मैं बता रहा हूँ, कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीटी में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो टेंशन मतलब किसी को भी नहीं आने वाला। ये देखो, आबू का युद्ध कब हुआ? 1178 में। मूल राजनीति है मोहम्मद गोरी, और इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, ध्यान रखना। फिर होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 और दूसरा हुआ था 1192। किसके बीच हुआ था? पहला और दूसरा दोनों युद्ध तराइन के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए थे, लेकिन जो पहला युद्ध था वो मोहम्मद गोरी हार गया था, और जो सेकंड युद्ध था ना उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो मोहम्मद गोरी के 3 युद्ध थे, तीनों में से एक युद्ध में विजयी हुआ, जो भी लास्ट में युद्ध लड़ा था तराइन का उसमें। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ? 1301 में। किसके बीच? हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी की जीत हो गई थी। चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ? 1303 में। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, पद्मिनी को लेकर युद्ध हुआ था, उसमें भी खिलजी जीत गया था। जालोर सिवाना का युद्ध हुआ 1308 में। सातल देव चौहान वे अलाउद्दीन खिलजी, इसमें भी खिलजी की जीत हुई थी। जालोर का युद्ध 1311, किस किस के बीच? कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी, इसमें भी खिलजी की जीत हुई थी। ध्यान रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये अक्सर अलाउद्दीन खिलजी का जो मारवाड़ का अभियान था वो अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप क्रम वाइज ध्यान रखना। सबसे पहले कहाँ अलाउद्दीन आया था? रणथंभौर में। उसके बाद चित्तौड़ में, सिवाना में, जालोर में, ये अलाउद्दीन के अभियान थे। इसमें यह भी पूछा जा सकता है अलाउद्दीन के क्रम वाइज अभियान बताओ, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि चित्तौड़ में 1303 में हुआ था, ऐसा इसके चारों अभियान है और उस समय कौन शासक था, ये जानकारी रखनी जरूरी है। आपके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के लेके आया हूँ। एग्जाम में अक्सर इसी में पूछा जाता है, लेकिन हमें क्या है कि भ्रमित कर दिया जाता है, बहुत सारा पढ़ा देते हैं जो एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड नहीं है, या हो सकता है आप अपनी नॉलेज के लिए उससे पढ़ सकते हो। अगला है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। राणा कुंभा महमूद खिलजी, और उसमें कुंभा की जीत हुई थी, और जीते ही कुंभा ने क्या बनाया था? विजय स्तंभ। कहाँ पे बनाया था? चित्तौड़ में। ध्यान रखना, सारंगपुर विजय के स्तंभ में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ क्या है क्या नहीं है उसके बारे में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। अगला युद्ध है खातौली का युद्ध। कब हुआ था? 1518।
राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। इसमें जीता कौन था? राणा सांगा। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 में। किस किस के बीच? राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय। जीता कौन था? सांगा की जीत, और खिलजी को बंदी बना लिया था। अगला युद्ध हुआ बयाना का युद्ध। यह कब हुआ? 1527। और खानवा का युद्ध यह भी 1527, लेकिन यह फरवरी में था बयाना वाला, और खानवा का ठीक एक महीने बाद मार्च में हुआ था। दोनों युद्ध किस किस के बीच हुए थे? राणा सांगा और बाबर। बयाना का युद्ध था वो राणा सांगा जीत गया था और बाबर हार गया था, लेकिन वापस खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया, और हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का अधिकार हो गया। अगला युद्ध था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। ये वही गिरी सुमेल का युद्ध था। ये हुआ कहाँ पे था? तो पाली के पास एक जगह पड़ती है जैतारण, वहाँ पे युद्ध हुआ था, और मालदेव के 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा। उसमें मालदेव की हार हो गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा कि ये मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि जैता और कुंपा ने इतनी भयंकर तरीके से उन पर अटैक किया था कि मालदेव के एक तरह से पसीने छूट गए, और बड़ी मुश्किल से वो युद्ध जीत पाया था। तो गिरी सुमेल का ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि जैतारण का युद्ध, गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण का युद्ध कहते हैं। जैतारण जो मालदेव का सेनापति था, जैता और कुंपा, तो जैता के नाम पे उस जगह का नाम जैतारण पड़ा। अगला है चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। यह कब हुआ था? 1567 या 68 में। अकबर व राणा उदय सिंह के मध्य हुआ था, और अकबर की विजय हो गई। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला युद्ध देखो, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576। अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? मान सिंह और महाराणा प्रताप के। उसमें जीता कौन था? अकबर। वैसे इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि कौन जीता था। इसके क्या पूरे लिखित प्रमाण और तथ्य के साथ नहीं कह सकते कि इसमें अकबर विजयी हुआ था, लेकिन इससे आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा अकबर जीता था या महाराणा प्रताप। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह सेनापति था। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1578 में। अकबर की ओर से कौन आया था? शाहबाज खां व महाराणा प्रताप। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582। यह महाराणा प्रताप और राजकुमार अमर सिंह व मुगल की सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की ओर से अमर सिंह गए थे, ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इसमें प्रताप की विजय हुई थी। यह दिवेर का युद्ध वही है जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, जिसे कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। 1582 में हुआ। एक होती है मथुरा की राड़। यह कब हुई भाई? 1644 में। किस किस के बीच? नागौर और बीकानेर के बीच। नागौर के थे अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह थे, और अमर सिंह विजयी हो गए थे। एक मथुरा की बात को लेकर इनके विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध करना पड़ा। ये ध्यान रखना भाई अगले वाला। ये क्या कि हम ध्यान नहीं रखते, और कब कई बार आरएसएस बोर्ड है वो उसको मामूली तो मत समझना आप, बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे ऐसे युद्ध पूछ भी सकता है कर्म भाई जमाओ, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस छोटे युद्ध को हम पढ़ते नहीं है, लेकिन इनको डेट वो याद रख लेना और कुछ नहीं करना। दोराई का युद्ध 1659 में, औरंगजेब व दारा सिकों। पिलसूद का युद्ध 1715 में। जय सिंह व मराठा, जयपुर के शासक थे, उसमें महाराजा जय सिंह विजयी हो गए थे। मंदसौर का युद्ध 1773 में। जय सिंह व मराठा, इसमें जय सिंह की हार हो गई थी। अगला है राजमहल टोंक का युद्ध। ये ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, मराठा उदयपुर कोटा की संयुक्त सेना में, जिसमें ईश्वरी सिंह विजय हो गए थे। ये वही ईश्वरी सिंह थे जिन्होंने मराठाओं के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी, और ये वही ईश्वरी सिंह थे जिन्होंने जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया। ध्यान रखना इस बात। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ भाई? 1761। शासक कौन था? शत्रुसाल कोटा और माधो सिंह जयपुर के। इसमें शत्रुसाल विजय हो गई। ये कौन विजय हुआ, कौन विजय नहीं हुआ, ये आपको ध्यान नहीं रखना। कब हुआ था ये ध्यान रख लेना। गिंगोली का युद्ध 1807 में। ये ध्यान रखना भाई, गिंगोली का युद्ध है। जगत सिंह द्वितीय जयपुर, मान सिंह राठौर जोधपुर। जगत सिंह की जीत हुई, और मेवाड़ की कृष्णा कुमारी जो विवाद है वो गिंगोली के युद्ध से जुड़ा हुआ है। गिंगोली परबतसर नागौर में पड़ता है, ध्यान रखना। और उसी कृष्णा कुमारी को अमीन खां पिंडारी के कहने पे जहर देके मार दिया गया था। बिथोड़ा और चेलावास, ये 8 सितंबर 1857 को हुआ, और चेलावास का ये 18 सितंबर 1857 का हुआ। दोनों युद्ध मारवाड़ की ओर से कुशाल सिंह चंपावत थे, जो आवा जागीर के ठिकानेदार थे, और अंग्रेज में जोधपुर की सेना थी जिसमें कुशाल सिंह जीत गए, और दूसरी बार भी अंग्रेज और जोधपुर की सेना थी, उसमें भी कुशाल सिंह विजयी हो गए थे। ये 1857 क्रांति के समय युद्ध हुआ था। अब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में कुछ विशेष बात है, वो आप ध्यान रख लेना, देख लेना। विशेष बात क्या है?
1857 की क्रांति के समय में राजस्थान में एजीजी कौन था? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मारवाड़ में कौन था? एजेंट मैकमोहन। मेवाड़ में कौन था? सावर्स। जयपुर में कर्नल ईडल और कोटा में मेजर बटन। ये वही मेजर बटन है जिसका क्रांतिकारियों ने सिर काट के कोटा के किले पे टांग दिया था। और मारवाड़ का था मैकमोहन, इसकी भी हत्या हो गई थी। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। लेकिन 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। वो 2 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये ध्यान रखना, ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई को। 28 मई को सबसे पहले कहाँ हुई थी? नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में। उसके बाद नीमच में विद्रोह हो गया। ये ध्यान रखना भाई, नसीराबाद में जो सैनिक छावनी थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच में विद्रोह हुआ, ये 3 जून को हुआ था। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त को हुआ था। इसमें एक ध्यान रखना, नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। ये एरिनपुरा के शिवनाथ सिंह थे क्रांतिकारी, उन्होंने दिया था। उसके बाद जोधपुर में विद्रोह हो गया था। जोधपुर में 3 क्रांतिकारियों का नाम विशेष तौर से ध्यान रखना, MTS मोतीराम, तिलक प्रसाद और शीतल प्रसाद। मोतीखां, तिलकराम और शीतल प्रसाद, MTS। ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना। वैसे आपने तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखते ही आप पहचान जाओगे। ये अभी बताया था 8 सितंबर 18 सितंबर बिथोड़ा और चेलावास का हुआ था। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये कोटा वाला विशेष तौर से याद रखना। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। 2 क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हुआ था, जयदयाल और मेराब गां। कोटा में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जयदयाल और मेराब गां। धौलपुर में रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में। भरतपुर में मेजर विद्रोह होने पर मेजर था मॉरिसन, वो आगरा भाग गया था। ये आप डेट इसको क्रम वाइज याद रखना जरूरी है। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था ये क्रम पूछा जा सकता है आपको। डेट याद ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ये जगह याद रख लो। नसीराबाद, भरतपुर, नीमच, देवली, टोंक, अलवर, अजमेर, एरनपुरा, जोधपुर, आवा, कोटा और धौलपुर। सबसे पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, देखो ये 6 छावनियाँ हैं, इनका मुख्यालय कहाँ था और यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी? ये देखो नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में थी मुख्यालय, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसने सबसे पहले विद्रोह किया था। देवली ये टोंक में, यहाँ कोटा कंटिलजेंट थी। एरिनपुरा जो पाली में, यहाँ पे जो सेना थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। नीमच ये ग्वालियर में, यहाँ पे सेना थी मालवा व मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ब्यावर ये अजमेर में थी, यहाँ पे रेजिमेंट थी मेर और मेरवाड़ा रेजिमेंट। ये रेजिमेंट ध्यान रखना भाई, विशेष तौर से पूछा जा सकता है। खेरवाड़ा उदयपुर में थी, और यहाँ पे जो रेजिमेंट थी वो थी भील रेजिमेंट, जो 1841 में स्थापना कर दी थी। इनमें ध्यान रखना जो ब्यावर और खेरवाड़ा थी इन्होंने भाग नहीं लिया, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना। ब्यावर और खेरवाड़ा कुल 6 सैनिक छावनियों में से 2 छावनियाँ ऐसी थी, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिन्होंने 1857 के संग्राम में भाग नहीं लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनके कुछ पॉलिटिकल एजेंट ध्यान रखना। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। मेजर बटन का सिर काट दिया था। मारवाड़ या जोधपुर का कौन था? तो वो मेक मोशन था। तो मेक मोशन का ही क्रांतिकारियों ने सिर काट के आवा के किले पे टांग दिया था। इन दोनों के सिर कटे थे भाई। मेवाड़ का कौन था? मेजर सावर। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन। ईडन ऐसे याद रख सकते हो। स्टेडियम कहाँ में है? जयपुर में। और ईडन गार्डन क्या है? ये भी एक स्टेडियम है। तो स्टेडियम के हिसाब से याद रख सकते हो, जयपुर का कर्नल ईडन था। भरतपुर का था मॉरिसन, और सिरोही का था जेडी हॉल। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। कोटा और मारवाड़ वाला आपको पता होना ही चाहिए। अब एक ये 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, यह विशेष तौर से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उदयपुर रियासत के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कोटा के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। ये सरदार सिंह के बारे में एक खास बात याद रखना, ये वही बीकानेर के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता अपने राज्य से बाहर जाके की थी। बीकानेर से बाहर जाके इन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता की थी। वो शासक कौन थे? सरदार सिंह। ये बीकानेर के थे। करौली के थे मदन पाल। ये वही मदन पाल है जिनको
बंदी बना लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। बूंदी के कौन थे? नहीं है, टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के थे राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। ध्यान रखना, उदय सिंह चित्तौड़ मत कर देना, वो 1516वीं सदी के आसपास की थी बात, ये 19वीं सदी के आसपास की बात है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशेष तौर से बीकानेर वाला ध्यान रखना, उदयपुर वाला ध्यान रखना, कोटा, जयपुर, जोधपुर, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। टोंक का ध्यान रखना, ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस समय इन्होंने, जो हमारे शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, ना कि क्रांतिकारियों की सहायता की थी। और अब देखते देखते हमने लगभग 3 टॉपिक कवर कर लिए। अब टॉपिक बटा है राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन। छोटे से छोटे आपके लिए शॉर्ट नोट बना के लाया हूँ, तो वे मेरा विचार था कि अलग अलग शॉर्ट नोट्स बना के आपकी ज़्यादा क्लासें कर दूँ, लेकिन अब 10 क्लासें करो अलग अलग शॉर्ट नोट्स की, 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की। इससे अच्छा है कि सभी को मिला के एक ही क्लास कर ली जाए, उसके आपके भी आसानी रहती है और कम समय में ये काम कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, 2-3 बार इस क्लास को देख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। ना कॉपी पेन में कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अब देखो, यह महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, सबसे ज़्यादा चलने वाला किसान आंदोलन और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन जो 44 साल तक चला था, 1897 से लेके 1941 तक, और 3 चरणों में चला था। बिजोलिया, उस ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर किसने दी थी? राणा सांगा ने। ये बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिला में। इसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक। विशेष तौर से याद रखना विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक थे और इनका मूल नाम भूप सिंह था और ये यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे। यह राजस्थान का प्रथम संगठित व सर्वाधिक समय चलने वाला आंदोलन है। 44 साल तक चला था, 1941 तक, 1897 से लेके 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी और किसानों की मांगों के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। इसमें अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित 5 बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछेगा तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें इस आंदोलन को राष्ट्रीय व्यापी बना दिया गया था। समाचार पत्र प्रकाश प्रताप था, संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 1922 में कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से एजीजी हॉलैंड व किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें 84 लागों में से 35 लागें माफ कर दी गई। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उसमें कितने प्रकार के लाग बाग थे, मतलब कितने प्रकार के उन किसानों पर टैक्स थे? तो ध्यान रखना 84 प्रकार के टैक्स थे। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री थे मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों की मांगे मानकर जमीनें वापस कर दी और उसके बाद में आंदोलन समाप्त हो गया। ये बिजोलिया से संबंधित 5 बातें ध्यान रखना है। सिर्फ किसान आंदोलन में एक बिजोलिया ही है जिसको आपको 5-6 बातें ध्यान रखनी पड़ती है, उसके बाद ज़्यादा कोई खास है नहीं आंदोलन, क्योंकि यही बड़ा आंदोलन था राजस्थान में। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है भाई बेगू किसान आंदोलन। कहाँ पे है? बेगू ठिकाना चित्तौड़गढ़। नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखने एक ही बात की जरूरत है, ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? तो वो बेगू आंदोलन से है। बोल्शेविक समझौते किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 3 बातें, राम नारायण चौधरी, बोल्शेविक समझौता और ट्रेंच आयोग। और हाँ, एक विशेष तौर से रूपाजी और करपाजी धाकड़ जो शहीद हो गए थे इस आंदोलन में, उनका भी संबंध बेगू किसान आंदोलन से था। अगला है अलवर किसान आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ था भाई? अलवर में हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन, ये बूंदी में हुआ था। इसका नेतृत्व नेनूराम शर्मा ने किया था और उसमें डाबी नामक स्थान पे हुआ था। ये डाबी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे नानक जी भील झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए थे। तो डाबी जगह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो बूंदी किसान आंदोलन से है। ये बाकी किसान आंदोलन में आपको एक बातें ध्यान में रखनी है। अब कुछ अन्य और किसान आंदोलन हुए थे। निमुचना किसान आंदोलन कहाँ हुआ था भाई? निमुचना कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। मेव किसान आंदोलन, ये अलवर भरतपुर में पड़ता है।
और इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली ने। चित्तौड़गढ़ का जाट किसान आंदोलन, ये चित्तौड़ पड़ता है, ये 1880 में हुआ था। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था वो चित्तौड़ में हुआ था, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। दूधवा खारा ये कहाँ पे पड़ता है, ये चूरू, नेतृत्व हनुमान सिंह। मारवाड़ किसान आंदोलन, ये मारवाड़ रियासत में हुआ था। शेखावाटी किसान आंदोलन, ये जो शेखावाटी का क्षेत्र है सीकर झुंझुनू चूरू, वहां पे हुआ था। इसके अलावा कुछ जनजाति क्षेत्र थे जैसे डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वहां पे भी किसी हमारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया था। तो जैसे विजय सिंह फतिक है, नहीं सॉरी, मोतीलाल तेजावत है, गोविंदगिरी है, इन्होंने भी आदिवासियों के लिए भी आंदोलन किया था। तो देखिए, विशेष तौर से आंदोलन पूछा जाता है जनजाति क्षेत्र में होने वाले, तो वो गोविंदगिरी का आंदोलन है। वो कौन सा आंदोलन था? समसभा 1883 में गोविंदगिरी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये तो यह बातें याद रखनी है। मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजन किया गया था, जिसे अंधाधुंध फायरिंग कर दी और सैकड़ों भील मारे गए। तो इसमें यह ध्यान रखना है, मानगढ़ पहाड़ी पर नरसंहार हुआ। अगला आंदोलन है एक ही आंदोलन या बोमट भीद आंदोलन। यह किसने किया था? यह मोतीलाल तेजावत। यह वही मोतीलाल तेजावत है जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। अगला है मीणा आंदोलन। यह मुनीम मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में इनका एक अधिवेशन आयोजित हुआ था। बंशीधर शर्मा ने इनकी अध्यक्षता की थी। किससे संबंधित है? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसे जरायम पेशा कानून भी कहते हैं। मीणाओं के बारे में यह भी बातें ध्यान रखनी और कुछ ध्यान नहीं रखनी। मीणा आंदोलन के बारे में सॉरी। अब राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। यह तो था अपने क्षेत्र विशेष के किसानों के लिए किया था, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है वो संपूर्ण देश में एक मांग को लेकर किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। एक ही झंडे के नीचे, ये मान लो आप। अब देखो, केसरी सिंह बारट, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी जयपुर, दामोदर लाल दास राठी ब्यावर, इनका श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में अभिनव भारत समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की शाखा स्थापित की। क्रांतिकारी नवयुवकों को प्रशिक्षण देने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया। विद्यालय का नाम था वर्धमान महाविद्यालय जयपुर। ये आपका रहना देना ये नहीं होगा। ये होर्डिंग बम कांड ध्यान रखना भाई, ये 1912 में हुआ था। जनरल लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस पर बम फेंका। रास बिहारी बोस की योजना के अनुसार दिल्ली की चांदनी चौक की छत पर चढ़ के कौन कौन थे? जोरावर सिंह, बसंत कुमार, विश्वास, प्रताप सिंह। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये इसको आप बर्डन मत लेना कि भाई इतने हार्ड नहीं है। सवाल क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा होर्डिंग बम कांड से कौन जुड़ा हुआ है? तो जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, ये दोनों ही होर्डिंग बम कांड से संबंधित है। अगला है एक यहाँ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति 1915 में हुई थी। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को ये भी आप रहने देना, ये आपका काम नहीं है। ये भी आपके काम की नहीं। एक ये ध्यान रखना, तसिमो कांड कहाँ हुआ था? धौलपुर में। धौलपुर में कौन कौन शहीद हो गए थे? तो तसिमो कांड में शहीद होने वाले दो लोग थे, छतर सिंह परमार व ठाकुर पंचम सिंह। इन दोनों का संबंध तसिमो कांड से है। तसिमो कांड कहाँ पे हुआ था? धौलपुर में। डाबरा कांड कहाँ हुआ था? यह डीडवाना में हुआ था। पूनावाड़ा कांड कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, पूनावाड़ा कांड आगे भी पूछा गया है। पूनावाड़ा कांड किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर से संबंधित है, डूंगरपुर जिले के। अगला रास्तापाल कांड हुआ था, यह भी गांव हुआ था, यह भी डूंगरपुर से संबंधित है। ये कालीबाई जो भील बालिका थी वो रास्तापाल कांड के अंदर ही शहीद हो गई थी। अगला है सागरमल गोपा पे जुल्म। जैसलमेर महारावल जोरावर सिंह के समय जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? सागरमल गोपा ने। और बदले में उनको क्या मिला? उनको जैसलमेर की जेल में केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया था। तो ध्यान रखना, जैसलमेर की जेल में जिंदा डाल के किसे जलाया गया था? सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जैसलमेर का गुंडाराज। और हाँ, एक ये ध्यान रखना, गोपाल स्वरूप पाठक समिति थी जो इनकी हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी, उसका संबंध किससे है? तो सागरमल गोपा से संबंधित है। डाबी कांड, ये बताया था नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे अभी आंदोलन के समय। ये नीमूचना में एक और हत्याकांड हुआ था। ये कब हुआ था? इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नीमूचना अलवर में पड़ता है। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था भाई?
1922 में। इसे भी राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। ये नीमड़ा आयोजित सम्मेलन में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इसे भी दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। अब जो विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, अब आ गई समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान देश के आंदोलन में। तो देख लो भाई, ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना की जरूरी है। प्रताप समाचार की बात की थी, जिसने किसके बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वव्यापी बना के दिया गया था। प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर में। संस्थापक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। इस ये वाला मत पढ़ना, मैं बोलूँ वो आपको ध्यान में रखना है। राजपूताना गजट कहाँ से होता था? अजमेर से। संपादक मौलवी मुराद अली। राजस्थान केसरी कहाँ से होता था? 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से। संस्थापक विजय सिंह पथिक। प्रजा सेवक जोधपुर में अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा। अखंड भारत मुंबई से जय नारायण व्यास। नवज्योति अजमेर से राम नारायण चौधरी। ये वही राम नारायण चौधरी है जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजस्थान समाचार ये भी अजमेर से। संपादक मुंशी समर्थदान। नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान अक्सर पूछा जाता है, नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान के संस्थापक कौन थे? तो वे विजय सिंह पथिक थे। ये भी अजमेर से संचालित होते थे। आगी बाण जय नारायण व्यास। राजस्थान टाइम वासुदेव शर्मा, ये जयपुर से था, ये इसकी जगह याद रखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता, ये मेहता नहीं है, मेहता है। सज्जन कीर्ति सुधाकर महाराणा सज्जन सिंह के समय, ये ध्यान रखना, राजस्थान का पहला साप्ताहिक अखबार था। लोकवाणी, ये पंडित देवीशंकर तिवारी जयपुर से था। और मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये ध्यान रखना, ये पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। एक और ध्यान रखना, मेवाड़ की पुकार, वो मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ की पुकार ये मोतीलाल तेजावत ने। इसमें कंफ्यूज मत होना, वो आएगा, आगे आएगा, अभी बता देंगे। अब कुछ संस्थाएं हैं जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, उनको भी आप एक बार नजर घुमा लेना। वीर भारत समाज, वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। संप सभा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में की थी। मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी 1920 में। आप सन याद ना रखो तो भी चल जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, यह भी 1924 में हुई थी। इसका ही मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तित कर दिया गया मारवाड़ सेवा संघ को। नागरिक प्रचारणी सभा ज्वाला प्रसाद, जोरीलाल वे इंदू, इन्होंने धौलपुर में स्थापित की थी, ध्यान रखना। अब विशेष इंपोर्टेंट लगा देना, राजस्थान सेवा संघ अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा 1919 में महात्मा गांधी की सलाह से वर्धा में स्थापित हुई थी, ध्यान रखना। और 1920 में वर्धा से वापस अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। विशेष तौर से ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 वर्धा में और 1920 में अजमेर ट्रांसफर कर दी गई थी। सर्वहितकारिणी सभा गोपाल दास खरवा, ये बीकानेर में स्थापित है। राजपूताना मध्य भारत सभा, इंपोर्टेंट लगा लेना, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। कहां पे हुई थी? दिल्ली में। विद्या प्रचारणी सभा हरिभाऊ किंकर। उपरमाल पंच बोर्ड, ये विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजालिया किसान आंदोलन के दौरान हुआ था 1917। सर्व सेवा संघ सर्वोदयी सिद्धराज डड्डा के द्वारा। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ दास अधिकारी भरतपुर में हुई थी। और वर्धमान महाविद्यालय अभी पढ़ा था, क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग देने के लिए अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में स्थापित की गई थी। एक बार वापस आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभा संस्थापक और विशेष तौर से इसमें कुछ ध्यान रखने की है नहीं, ये जो मैंने बताया था, राजपूताना मध्य भारत सभा, उपरमाल पंच बोर्ड, राजस्थान सेवा संघ, ये आपको विशेष तौर से इनका ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगली कुछ और संस्थाएं बाकी रह गई, उनको भी कवर कर लो। देखो, भील सेवा मंडल विठलदास ठाकुर के द्वारा। हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर में। वागड़ सेवा मंदिर गौरीशंकर उपाध्याय व भोगीलाल पांड्या के द्वारा, यह भी डूंगरपुर में। सेवा संघ, यह भी भोगीलाल पांड्या के द्वारा, लेकिन राजस्थान सेवा संघ अलग है। खांडलाई आश्रम, इंपोर्टेंट लगा लेना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसे उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रधान कार्यालय था मुंबई, 1927। राजपूताना मध्य भारत सभा जमनालाल बजाज, चांदकरण सुराणा, स्वामी नरसिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में। उद्देश्य क्या था?
राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से जनता को अवगत कराकर राजनीतिक चेतना का विकास करना और प्रधान कार्यकालय था अजमेर। कांग्रेस कमेटी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? राजकीय महाविद्यालय अजमेर के छात्रों के द्वारा। यह अजमेर में ही हुआ था। अब दो सवाल आते हैं, वो राजस्थान प्रजामंडल से आते हैं। इसमें जो विशेष तौर से है प्रजामंडल, स्थापना, संस्थापक, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक दो जो चीज़ों को जोड़ के चला करो, आपस में चीज़ें कोऑर्डिनेट होती है, तो जोड़ के चलोगे तो आपकी याद करने में आसानी रहेगी। कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आपको सीटी क्लियर करवाना मेरा काम है। जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले स्थापना हुई थी, वो थी जयपुर प्रजामंडल की 1931 में कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। ये ध्यान रखना। मारवाड़ प्रजामंडल की भंवरलाल सराफ, अभिमल जैन और अखिलेश्वर प्रसाद के प्रयास से हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से और बलवंत सिंह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये एक बात ध्यान रखना ना, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। ये कई बार पूछ लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने। भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी। हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल, इन दोनों की स्थापना थी वो पंडित नेनुराम शर्मा ने की थी। बूंदी प्रजामंडल की कांतिलाल के द्वारा। अलवर की हरिमोहन व कुंज बुयारी मोदी से। करौली की तिलोक चंद माथुर, इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसे मिलान करने वाला आएगा, एक तरफ प्रजामंडल दे देगा, एक तरफ संस्थापक दे देगा। अब आपको पूछेगा मिलान करो, ऐसे आड़े टेढ़े क्रम वाइज चेंज कर देते हैं। आपको करौली है तो तिलोक चंद माथुर 4 नंबर पे, तो 1 से 4 मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रजामंडल से क्वेश्चन यही आएगा। धौलपुर की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोरीलाल इंदू। सिरोही की गोकुल भाई भट्ट और शाहपुरा की रमेश चंद ओझा। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, देख लो, वापस स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, भरतपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, अलवर, करौली, धौलपुर, सिरोही व शाहपुरा। कुछ खास है नहीं। सबसे पहले हुई थी जयपुर में 1931 में कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा। ये ध्यान में रखना है। कुशलगढ़ की भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में। किशनगढ़ की कांतिलाल चौथानी। ये कुशलगढ़ और किशनगढ़ अलग है भाई। झालावाड़ की मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में। डूंगरपुर प्रजामंडल की भोगीलाल पांड्या। बांसवाड़ा की भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और प्रतापगढ़ की चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से की गई थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इनकी डेट ना याद रखो तो भी चलेगा। अब राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, इसके बारे में कुछ खास बातें याद रख लेना। हीरालाल शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। हाईलाइट है वो याद रख लो। अगले है भोगीलाल पांड्या। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। भोगीलाल पांड्या को ही वागड़ के गांधी कहते हैं। अर्जुन लाल सेठी वर्तमान महाविद्यालय की स्थापना की थी और ये जयपुर से संबंधित है। गोकुल भाई भट्ट, इसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक, बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मूल नाम भूप सिंह था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक थे। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी भूप सिंह आंदोलन विजय सिंह पथिक से जुड़ी हुई है। मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, ये ध्यान रखना है। जमनालाल बजाज, इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, वो लौटा दी। इनको गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहा जाता है। सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित है। पुस्तकें क्या है? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनमें यह भी पूछा जा सकता है कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है, तो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों सागरमल गोपा से संबंधित है। रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तरुण राजस्थान के संपादक भी थे। दामोदर दास राठी, ये राजस्थान का इनको लौह पुरुष कहा जाता है। अगला माणिक्यलाल वर्मा, इनका पुस्तक क्या नाम था? मेवाड़ का वर्तमान शासन।
केसरी सिंह बारट चेतावनीरा चूंगट्या डिंगल भाषा में 13 सोटे भेजे थे। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के शासक को। जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। अखंड भारत मुंबई से प्रकाशित किया था और इनकी एक आगी बाण नामक राजस्थानी समाचार पत्रिका भी थी। ये संबंध था जोधपुर से। प्रताप सिंह बारट, ये प्रताप सिंह, केसरी सिंह जोरावर थे, तीनों ही आपस में चाचा भतीजा थे। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। अब विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है वो राजस्थान का एकीकरण। 2 सवाल आएंगे भाई इसमें। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। समय कितना लगा? 8 साल 7 महीने और 14 दिन। एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? तो 19 ठिकाने, कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने, टोटल 22 थे। ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, नीमराणा अलवर में। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जैसे अभी दिल्ली है वैसे चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र था, वो अजमेर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़। शाहपुरा व किशनगढ़ ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब छोटी रियासतें थी। शाहपुरा, किशनगढ़, एक तो ये याद रख लेना। और एक ब्याऊर और खेरवाड़ा। ब्याऊर खेरवाड़ा इसलिए याद रखना है क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। शाहपुरा और किशनगढ़ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब देखो, ये ध्यान रखना है आपको, 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण 18 मार्च 1968। नाम क्या था? मत्स्य संघ। रियासतें कौन सी थी? ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना था नीमराणा। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। राज प्रमुख कौन था? उदयपान सिंह। राजधानी कौन सी थी? अलवर। और मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? KM मुंशी ने। और उद्घाटन किसने किया? तो नरहरि विष्णु गोडगिल ने किया था। NV गोडगिल की आ सकता है एग्जाम में। दूसरा चरण हुआ, उसमें उनका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान। रियासत से कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और एक ठिकाना था वो कुशलगढ़। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख कौन थे? महाराव भीम सिंह थे जो कोटा के थे। राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी कोटा थी। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। उद्घाटन इसका भी गोडगिल ने किया था। तीसरा चरण, उसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। कौन सी नई रियासत शामिल हुई? तो उदयपुर रियासत शामिल हुई पूर्व राजस्थान में। ये इसमें से एक उदयपुर और ऐड कर लो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। राज प्रमुख महाराजा भोपाल सिंह उदयपुर के। राजधानी कौन सी बनाई गई थी? उदयपुर। उद्घाटन किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। चौथा चरण हुआ, नाम था वृहत राजस्थान। रियासतें कौन सी शामिल हुई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख जयपुर के महाराजा थे सवाई मान सिंह द्वितीय। राजधानी जयपुर। उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने। यह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको इसमें बहुत कम याद रखना है, इसमें नाम याद रखना है। 5वां चरण, नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। ये वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों आपस में शामिल हो गए थे। मत्स्य संघ वही पहले वाला, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। प्रधानमंत्री इसमें भी हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल आ गया था उसके बाद में। ये नहीं पूछेगा आपको, 4 तक ये पूछेगा। राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह और उस लास्ट के समय राज प्रमुख का पद समाप्त करके दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल बना दिया गया था। राजधानी जयपुर। नाम याद रखना। 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। 6ठे चरण का राजस्थान संघ और 7वां के था आधुनिक राजस्थान। यह आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री तीनों के समय थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो देख ले भाई, जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास थी ये मैराथन के नाम से आज हमने कंप्लीट कर ली। आपको मैं फिर कहता हूँ, आपको पेन कॉपी में कुछ भी नोट नहीं करना है। आपको सिर्फ ये क्लास को 2-3 बार मेरे साथ दोहराना है, अपने आप याद हो जाएगी। 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार में कोई चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और जैसे ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा और आप ऑप्शन वही टिक लगाओगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ज़्यादा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है।
इधर उधर कंटेंट तलाशने की भी ज़रूरत नहीं है, समय कम बचा है। तो इससे अच्छा है कि जैसे अभी हिस्ट्री की ली है, तो इस हिस्ट्री की मैराथन को आप 2-3 बार देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। कोई खास बात आपको इतना डीपली नहीं जाना है, क्योंकि सीटी एग्ज़ाम में एक तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो दिल खोल के आप एग्ज़ाम दीजिए। और वैसे भी आपके जो बिना डर के कोई परीक्षा देता है तो जनरली देखा जाता है वो अक्सर सवाल सही होता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार।